भजनलाल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जोरदार करतल ध्वनियों से हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपके गरिमामय सानिध्य से हम हर्षित हैं, अभिभूत हैं, आनंदित हैं। राष्ट्रगान हेतु अपने अपने स्थान पर खड़े होने के लिए आपसे विनम्र अनुरोध है। जन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। माइक काम नहीं कर रहा है। आओ हम ऐसा दीप जलाएं, दूर हो अंधियारा जिससे, उजियारा भी फैले उससे। आओ हम ऐसा दीप जलाएं, अज्ञान को जो दूर करे, ज्ञान चहुं ओर करे। अदम्य साहस का संचार करे और अन्याय का संहार करे। आओ हम ऐसा दीप जलाएं कि ज्योतिर्मय हो हर आंगन, हर्षित हो हर अंतर्मन। दरिद्रता का करे हनन, समृद्धि का करे उन्नयन। बहुत बहुत आभार माननीय अतिथिगण का, आपके शुभ कर कमलों से दीप प्रज्वलन के लिए। हम माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का स्वागत हृदय के अंतःकरण से करते हैं। इस अवसर पर हरियाली और खुशहाली के प्रतिरूप नन्हे पौधों को भेंट कर स्वागत कर रहे हैं। सर्वप्रथम विनम्र आग्रह है माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा श्री वासुदेव देवनानी जी से कि आप समारोह के मुख्य अतिथि माननीय उपराष्ट्रपति भारत गणराज्य श्री जगदीप धनखड़ जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करने की कृपा करें। ये नन्हे पौधे कदाचित पतझड़ और बसंत के माध्यम से जीवन के धूप छांव का जीवन दर्शन सिखाते हैं। बहुत बहुत आभार माननीय अध्यक्ष महोदय। इसी क्रम में निवेदन करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजनलाल शर्मा जी से कि आप माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करने की कृपा करें। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब शाब्दिक स्वागत के लिए विनम्र आग्रह है माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा श्री वासुदेव देवनानी जी से कृपया अपना स्वागत संबोधन व उद्बोधन प्रदान करें। माननीय अध्यक्ष महोदय। आज
बहुत सौभाग्य का विषय है कि राजस्थान की माटी के लाल, किसान पुत्र और हमारे गौरव, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील रहे, राजस्थान की इसी विधानसभा से राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले पश्चिमी बंगाल के प्रभावशाली माननीय राज्यपाल रहने वाले और वर्तमान में भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, जिन्होंने राज्यसभा में संसदीय परंपराओं का पालन कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ऐसे माननीय जगदीप धनखड़ महोदय आज यहाँ पधारे हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ में मंच पर विराजमान हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो गरीब परिवार से पैदा होकर के और इतनी बड़ी ऊंचाइयां इन्होंने अपने जीवन में छुई हैं और जिनका हमको राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में नेतृत्व करने का अवसर मिला है, ऐसे माननीय भजनलाल जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं इस विधानसभा में। साथ ही मैं राजस्थान की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले समस्त विधायक महानुभावों की ओर से लोकतंत्र के इस पावन मंदिर में हृदय की गहराइयों से भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। माननीय सदस्यगण, राजस्थान के गौरवमयी इतिहास में आप लोगों का नाम पंच पटेलों के रूप में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए, ऐसी मैं कामना करता हूं। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलनों में सदैव लोकतांत्रिक मूल्यों का महत्व रहा है। विधानसभा लोकतांत्रिक मूल्यों के रक्षण और संवर्धन का माध्यम है। भारत में पंच परमेश्वर की मान्यता प्राचीन काल से रही है और आज के पंच परमेश्वर आप और हम हैं। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए हमें राजस्थान की देवतुल्य जनता की सेवा के दायित्वों का निर्वहन संपूर्ण निष्ठा के साथ करें, यह हमारा सबका प्रयास है। धर्मसभा, राजसभा तथा सभा और समिति वैदिक काल, त्रेता और द्वापर में भी प्रचलित थी। आज के समय में यह हमारी विधानसभा उन्हीं धर्मसभा, राजसभा और सभा समितियों की परंपराओं के अनुसरण में प्रचलित है, जिसकी न्याय, सत्य और सद निर्णय की समस्त जिम्मेदारियां हम सबकी साझी है। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम की एक एक प्रति आप सबको मिल रही है, जिससे माननीय सदस्य, माननीय मंत्री, माननीय सभापति और अध्यक्ष के दायित्वों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की जानकारी आप सभी का हो। विधानसभा के आह्वान से लेकर के चलने वाली प्रक्रियाओं, बैठकों, स्थगन तथा अवसान तक की जानकारी आप सभी को रहे। इस दृष्टि से यह हमने आज का यह प्रबोधन का कार्यक्रम रखा है। राजस्थान के 16वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए एक दिवस के प्रबोध कार्यक्रम का आयोजन इस अनुसार किया गया है। प्रथम बार निर्वाचित होकर आए सदस्यों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विषयों पर व्याख्यान भी आयोजित होंगे, जिनसे सदस्यों की विधानसभा की विशिष्ट प्रक्रिया से वो परिचित हो सकेंगे। सदन में मुद्दे उठाने की प्रक्रिया, विधेयक पारित होने की प्रक्रिया, विधायकों के विशेषाधिकार आदि विषयों पर आज होने वाले सत्रों में विषय विशेषज्ञों द्वारा आपको जानकारी दी जाएगी। प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम, सदन में आचरण एवं संसदीय परंपराएं, प्रश्नकाल एवं शून्यकाल, संसदीय प्रस्ताव की जानकारी विधायक गण को होना आवश्यक है। इसलिए प्रबोधन का कार्यक्रम का महत्व बढ़ जाता है। प्रबोधन कार्यक्रम केवल नवनिर्वाचित विधायकों के लिए विधानसभा की विशिष्ट कार्य प्रणाली से परिचय होने का अवसर तो है ही, लेकिन साथ में पुराने विधायक जो समय समय पर बीच बीच में आए और गए, उनका भी एक बार स्मरण करने की आवश्यकता अनुभव कई बार होती है। इसलिए मैं समझता हूं ये प्रबोधन कार्यक्रम हम सबके लिए बहुत ही लाभदायी और उपयोगी रहेगा। विधानसभा कार्य प्रणाली में पारंगत होने के लिए निरंतर सीखना आवश्यक है। इसके लिए आपको अधिक से अधिक समय सदन में उपस्थित रहना होगा। विधायकगण जितना अधिक समय सदन में देंगे,
उतना ही उन्हें सीखने का मौका मिलेगा। वे विधायी कार्यों में निपुणता हासिल कर पाएंगे। सफल विधायक बनने के लिए विधायक गणों को विधानसभा की प्रक्रिया एवं नियमों की जानकारी होना अति आवश्यक है। शालीनता, मर्यादा और श्रेष्ठ परंपराओं को सदन में देखकर विधानसभा की प्रोसीडिंग्स का अध्ययन करके कई बातें सीखी जा सकती हैं। यहाँ हम अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए हमें जनहित के मुद्दे नियमों के तहत उठाने होंगे। साथ ही सदन में ऐसा आचरण प्रस्तुत करना होगा जिसका संदेश सभी लोगों के मध्य सकारात्मक हो। सदन में जनप्रतिनिधिगण जनहित के विषयों पर विचार विमर्श करते हैं, उस पर निर्णय लिया जाता है। सदन में सदस्यों को सार्थक एवं प्रभावी भागीदारी प्रस्तुत करनी चाहिए। इस विधानसभा में कार्रवाई का YouTube पर सीधा प्रसारण किया जाता है। प्रसारण को आमजन देखते हैं तथा अपने चुने हुए प्रतिनिधि के व्यवहार तथा उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों के तरीके का भी वे आंकलन करते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है और अपेक्षा है कि अपना व्यवहार शालीन रहना चाहिए। सदन में सद्भावपूर्ण वातावरण में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद न हो कि भावना से अपना कार्य व्यवहार बनाना चाहिए। मैं आप सभी इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पूरा समय उपस्थित रहकर लाभ उठाएं, यह आप सभी के लिए फायदेमंद रहेगा। धन्यवाद। एक बार पुनः सभी नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों का बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। अब माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजनलाल जी शर्मा से विनम्र आग्रह, कृपया अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। 16वीं विधानसभा के प्रबोधन कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में हमारे बीच में हमारे अपने ही, जिन्होंने इस सदन का और राजस्थान का गौरव बढ़ाने का काम किया है, ऐसे माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप जी धनखड़ जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष माननीय वासुदेव जी देवनानी जी, हमारे सभी विधायकगण, उपस्थित महानुभाव, आज माननीय उपराष्ट्रपति जी का 16वीं विधानसभा के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आपका आभारी हैं कि इस कार्यक्रम में आपका सानिध्य हमें मिल रहा है। आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का राजस्थान से गहरा संबंध है। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि आप भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन हैं। प्रबोधन कार्यक्रम के आयोजन के लिए माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव जी देवनानी जी का साधुवाद देता हूं। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित वक्ताओं का स्वागत करता हूं। राजस्थान विधानसभा में माननीय सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाते रहे हैं। नवी राजस्थान विधानसभा में 22 से 25 अगस्त 1991 को तत्कालीन माननीय अध्यक्ष श्री हरिशंकर जी भावड़ा ने माननीय सदस्यों हेतु प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों का लाभ इस सदन के सदस्यों को प्राप्त हुआ था। गत विधानसभा में तत्कालीन माननीय अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी ने जुलाई 2019 में प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में भी कई गणमान्य अतिथियों ने सदस्यों के साथ अपने अनुभव साझा किए थे। इस कार्यक्रम में भी हम संसदीय पद्धति, प्रक्रिया, कार्य संचालन के नियम, अभिसमय, शिष्टाचार और परंपराओं से जुड़े विभिन्न आयामों पर सम्मानित वक्ताओं के विचार और अनुभवों से लाभान्वित होंगे। इसके जरिए हमें लोकतांत्रिक ढांचे में विधानमंडलों की संवैधानिक भूमिका और स्थिति की बेहतर समझ विकसित करने का मौका मिलेगा। विधानमंडल हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली के पावन स्थल है। ये महान संस्थाएं हमारे विभिन्न हितों के बीच सामंजस्य और समन्वय स्थापित करती है।
हमने बीते वर्षों में संसदीय कार्यों के सुचारू संचालन के लिए संसदीय पद्धतियों और प्रक्रियाएं भी विकसित की है। संसदीय पद्धति और प्रक्रियाओं के तहत कोई भी सदस्य लोक महत्व के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठा सकता है, जनता की शिकायतों को प्रस्तुत कर सकता है, उनके समाधान की मांग कर सकता है और सरकार के नीति निर्धारण पर सार्थक प्रभाव डाल सकता है। अपने निर्वाचन क्षेत्र और सामान्य हित में हमारी आवाज विधानसभा में सुनी जाए, इसके लिए सभी उपलब्ध संसदीय साधनों का विधि पूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए। लेकिन हमारा दायित्व है कि हम सभा के समय बुद्धिमानी और विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करें। विधानसभा का समय बहुमूल्य है और इसके कामकाज का असर करोड़ों लोगों के जीवन पर पड़ता है। 14वीं विधानसभा में 990 घंटे और 15वीं विधानसभा में 1068 घंटे का काम हुआ है। हम विधानसभा को और उपयोगी कैसे बना सकते हैं, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। असहमति और मतभेद लोकतंत्र के अभिन्न अंग हैं और उन्हें अभिव्यक्त करने के लिए समुचित साधन उपलब्ध हैं। मुझे गर्व है कि हमारी विधानसभा में समस्त प्रकार के विचारों और आकांक्षाओं को समान महत्व प्रदान करने की परंपरा है। हाल में ऐसे अनेक उपाय किए गए हैं जिससे संसदीय कार्य को सहज और सुव्यवस्थित बनाया जा सके। यह सदस्यों पर निर्भर है कि वे नियमों और प्रक्रियाओं का किस तरह से सदुपयोग करते हैं और व्यापक हित में सभा को सुगमता पूर्वक संचालित करने में सहायता करते हैं। कई नई प्रपाटियां और पद्धतियां भी विकसित हुई हैं, जिनके रूबरू होना जनप्रतिनिधियों के लिए बहुत जरूरी है। विधायक निर्वाचित होने से पहले तक तो हमारा कार्य क्षेत्र अपने निर्वाचन क्षेत्र तक ही सीमित रहता है, लेकिन विधायक निर्वाचन होकर विधानसभा में पहुंचने के बाद हमारा कार्य तंत्र को पूरे प्रदेश तक विस्तृत हो जाता है। विधायक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो केवल अपने क्षेत्र की समस्याओं तक सीमित नहीं रहे, बल्कि संपूर्ण राजस्थान की समस्याओं पर भी अपने विचार प्रस्तुत करें। ये सदन सबका है, ये पक्ष प्रतिपक्ष का नहीं, ये सदन हमारा है। ये सदन एक ऐसा मंच है जहां जनता की अपेक्षाओं को प्रभावी ढंग से उठाकर अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। आज के इस प्रबोधन कार्यक्रम से हमें कई नई बातें सीखने को मिलेंगी, जिन्हें हम अपनाकर विधायक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। अंत में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मकर संक्रांति की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बहुत बहुत आभार। हम अभिभूत हैं, हर्षित हैं कि हमारे प्रदेश के गौरव माननीय उपराष्ट्रपति भारत गणराज्य श्री जगदीप धनखड़ जी प्रबोधन कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में हमें अपना सानिध्य प्रदान कर रहे हैं। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी माननीय जगदीप धनखड़ जी प्रख्यात विधिवेता रहे हैं। आप 10वीं राजस्थान विधानसभा के प्रतिष्ठित सदस्य भी रहे हैं। आप 30 जुलाई 2019 से 18 जुलाई 2022 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। वर्तमान में 22 अगस्त 2022 से आप भारतीय गणराज्य के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। आप मुखर अभिव्यक्ति के लिए प्रतिष्ठित हैं। आपके विशाल, विराट, विनम्र व हृदय स्पर्शी व्यक्तित्व को सादर नमन करते हुए आपसे विनम्र अनुरोध, अपने उद्बोधन मार्गदर्शन से हमारा ज्ञानवर्धन करने की कृपा करें। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय। सबसे बड़ी मुश्किल आती तब है जब आप उनके सामने होते हो जो आपको पूरी तरह जानते हैं, और ये संकट मेरे सामने है। अपनों के बीच में बोलना ये मेरा कद नहीं है।
मुझे यहां बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो मेरा वक्तव्य अनौपचारिक रहेगा। विधानसभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी जी, आपसे मेरा पुराना परिचय है। राजनीतिक अखाड़े में इन्होंने जितना मेरा विरोध अजमेर में किया, सार्थक रूप से किया, सदैव मुझे याद रहेगा और हमारे संबंध बिल्कुल ठीक रहेंगे। मैं कह सकता हूं वासुदेव कुटुंबकम जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हजारों साल की, दुनिया उसको पहचान चुकी है, उसका लोहा मान चुकी है और G20 में सबने देखा है, आप उसके प्रतीक हैं। मर्यादित होकर कटाक्षपूर्ण तरीके से विरोध करना कोई आपसे सीखे। राजस्थान प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा है, सांस्कृतिक दृष्टि से हम अव्वल दर्जे के हैं। उस प्रांत का मुख्यमंत्री होना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और यह सौभाग्य जिस तरीके से मिला है माननीय भजनलाल जी को, तो अपने सबको एक संकेत मिलता है कि भारत बदल गया है और अब सब कुछ मुमकिन है। कम समय में माननीय भजनलाल जी ने लोकप्रियता हासिल की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा, कम समय में हासिल की हुई लोकप्रियता को बढ़ाना और बचाना दोनों आपके ऊपर एक चुनौती है और मुझे कोई शंका नहीं है ये खरे उतरेंगे। राजस्थान का सौभाग्य है कि राजस्थान को 2 उप मुख्यमंत्री मिले हैं। दिया कुमारी जी अपने प्रभाव, अनुभव और जेंडर के हिसाब से बहुत बड़ा योगदान कर पाएंगी और प्रभाव छोड़ेंगे। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का जीवन मैंने देखा है। मजदूरी करते हुए शिक्षा प्राप्त करना, MA बनना, MPhil की डिग्री प्राप्त करना, PhD की डिग्री प्राप्त करना, LLB करना आसान नहीं है। मैंने खुद रास्ता अपनाया है और मैं जानता हूं कितना कष्टदायी हो सकता है। इनके लिए बहुत बड़ा सुअवसर है। इन्होंने जो जीवन जिया है वो बहुत इनके काम आएगा और राजस्थान की जनता का निश्चित रूप से फायदा होगा। मुझे आशा थी कि प्रतिपक्ष के बहुत से लोग यहां होंगे, उनकी अनुपस्थिति मुझे थोड़ी खल रही है, पर मैं मानकर चलता हूं कि कोई ऐसा कारण होगा जिसकी वजह से वो आज नहीं आ पाए। पर हर परिस्थिति में पधारो हमारे राजस्थान को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए और किसी के लिए नहीं भूलना चाहिए। कोई भी समय हो, कोई भी व्यक्ति हो, थोड़ा सा मैंने महसूस किया है सदन में। अगली बात ये कहूंगा कि सूचना न होना आज के दिन कोई नहीं मानेगा। सोशल मीडिया इतना जबरदस्त है। मैं प्रतिपक्ष के हर सदस्य को मेरा प्रणाम करता हूं और ये वो वर्ग है जो विधानसभा के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करेगा। उपराष्ट्रपति की वजह से मैं लोकसभा का स्पीकर नहीं हूं, राज्यसभा का हूं
पर राजस्थान का परम सौभाग्य है कि ओम बिरला जी वहां हैं। हम दोनों में विचार मंथन होता रहता है। उनसे मैंने ज्ञान प्राप्त किया और एक ही बात कही, जब कुर्सी पर बैठो तो सबसे पहले बाईं तरफ देखो। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा भगवान ने शरीर का निर्माण किया है और दिल बाईं तरफ होता है, सत्ता पक्ष दाहिनी तरफ होता है। मैंने सदैव इसका पालन किया है। जब थोड़ी सी बात कही गई तो मैं ये कह दूं कि सदन में हल्का फुल्का आचरण होना चाहिए, मजाक होनी चाहिए, हास्य होना चाहिए, सटायर होना चाहिए, इंटेलेक्ट होना चाहिए। जब ये बात मैंने राज्यसभा में कही तो माननीय खड़गे जी ने कहा मोहब्बत हमसे और शादी उनसे, ये खड़गे जी ने कहा। जब दोबारा मैंने खड़गे जी को कहा कि आप तो मेरे दिल में हो, उन्होंने कहा कैसा विरोधाभास है, आप सदैव कहते रहते हो कि आपके दिल में तो डॉक्टर सुदेश धनखड़ है, तो हम कहां रह सकते हैं। प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, पक्ष हो या विपक्ष हो। दोनों तरफ पूर्व मुख्यमंत्री होंगे, अनुभवी नेता होंगे, पर सदन एक परिवार की तरह चलेगा तो राज्य का बहुत बड़ा भला होगा। सत्ता पक्ष को हमेशा यह ध्यान रखना पड़ेगा कि सामने वाला विरोधी नहीं है, सामने वाला जो बात कहता है वो जनहित की है। और ऐसा संकेत मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण में अभी मिला है। अध्यक्ष महोदय ने आचरण के बारे में बहुत कुछ कहा है, तो जो बातें मैं कहना चाहता था वो आप दोनों कह चुके हैं। तो मैंने सोचा मुझे बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। मैं जहां भी जाता हूं खास तौर से एक बात का ध्यान रखता हूं कि कोई राज्यसभा का सदस्य हो तो उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना मुझे काफी पीड़ा का सामना पड़ सकता है। घनश्याम तिवारी जी आपके अनुभवी सदस्य रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं और कम समय में राज्यसभा में बहुत बड़ी छाप छोड़ी है। उनकी उपस्थिति लोकसभा से डॉक्टर सतपाल सिंह जी के उद्बोधन का आपको फायदा मिलेगा। चूरू के सांसद श्री राहुल कसवां जी भी यहां उपस्थित हैं। आई रिकॉग्नाइज हिज प्रेजेंस ऑल्सो। पर जब मैं दोनों तरफ देखता हूं और जब आंख मिलाता हूं, सीधा हम साथ थे, हम साथ हैं। मेरा आशय भाटी जी से भी है। जब इधर देखता हूं तो डॉक्टर किरोड़ी मीना जी कुछ समय पहले हमारे सदस्य थे राज्यसभा में, मेरे कक्ष में आए, बोले मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। मैंने इस्तीफा स्वीकार कर लिया। बोले सदन में कुछ बोलना चाहूंगा। मैं कुछ नहीं बोला। ये सदन में गए, सभापति महोदय, मैंने कहा माननीय किरोड़ी मीना जी, मैंने सदस्य नहीं कहा, आप इस सभा के अंग नहीं हैं, आप यहां आप कुछ नहीं बोल सकते, इनको झटका लगा होगा, पर मैंने नियमों का पालन किया। ये देवनानी जी आपके सामने यहां करेंगे। इस मौके पर मैं डॉक्टर सीपी जोशी जी का अभिनंदन करना चाहूंगा। वो साधुवाद के पात्र हैं। अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर इस सदन में कार्यक्रम आयोजित किए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की हैसियत से उन्होंने मुझे यहां बुलाया। फर्क सिर्फ इतना था, तब उपस्थिति ज्यादा प्रभावी थी। उपराष्ट्रपति की हैसियत से भी उन्होंने मुझे बुलाया। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जब कार्यक्रम हुआ तो उदयपुर में मुझे बुलाया उन्होंने। मैंने हर बार उनको एक ही बात कही, विधानसभा का अध्यक्ष किसी दल से जुड़ा हुआ नहीं है। विधानसभा का अध्यक्ष का पहला कर्तव्य है
कि वो प्रतिपक्ष का संरक्षण करे। कुछ ऐसा वातावरण बन जाता है जब हमें कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। पर कहते हैं न कि खीर कितनी अच्छी है खाने से पता चलती है, और यही कारण है कि पश्चिम बंगाल के जो बहुत बड़ा प्रांत है, सांस्कृतिक राजधानी देश की कही जा सकती है, वहां की मुख्यमंत्री श्री ममता बनर्जी ने उपराष्ट्रपति के चुनाव में मेरा विरोध नहीं किया। तब मैंने ये बात यहां कही तो उस समय के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा कि जादूगर तो मैं हूं, आपने कौन सी जादूगरी ममता पर की थी। आप यदि अगर अपने कर्तव्य पर रहेंगे तो आखिर में नतीजा कभी खराब नहीं होगा। आज हम बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं और भारत इतना बदल गया है, इतना बदल गया है राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, और विश्व में वो नाम हो गया है कि अब हम किसी देश के मोहताज नहीं है। दुनिया की 5वीं महाशक्ति होना अर्थव्यवस्था में छोटा काम नहीं है। मैंने खुद देखा है, झेला है। जब 1989 में लोकसभा का सदस्य बना, केंद्र में मंत्री था, सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश का सोना हवाई जहाज से स्विट्जरलैंड के 2 बैंकों को गिरवी रखना पड़ा क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। आज से करीब 10-12 साल पहले दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में भारत था। आज भारत दुनिया की 5वीं महाशक्ति है। हमने कनाडा को पीछे छोड़ा है, फ्रांस को पीछे छोड़ा है, उनको पीछे छोड़ा है जिन्होंने सदियों तक हम पर राज किया। और आने वाले 2-3 साल में भारत जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए या उनसे आगे निकलते हुए सकारात्मक सोच की वजह से तीसरी आर्थिक महाशक्ति होंगी। मेरे कहने का आशय यह है, इस सब का निर्माण सदन करती है। इस बहुत बड़े हवन में आपका योगदान है, नेतृत्व का है, नीति का है, पर आम आदमी का भी योगदान है। आपके सामने चुनौती ज्यादा है क्योंकि जिस गति से भारत आगे बढ़ रहा है, दुनिया अचंभित है। दुनिया सोच नहीं पाई कि क्या भारत कभी ये हो सकता था। हमने जब लोकसभा में थे, केंद्र में मंत्री थे, कभी कल्पना नहीं की, कभी सोचा नहीं कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, विकास इस स्तर का होगा। ये हर भारतीय के खून और पसीने का नतीजा है, नीतियां और समर्पण की भावना से है। किसी भी विकास की गंगा की शुरुआत विधायिका से होती है। विधायिका का सबसे प्रमुख कर्तव्य है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को सही दृष्टिकोण में रखे। कार्यपालिका को कटघरे में रखने का, कार्यपालिका को सही रास्ता दिखाने के लिए कार्यपालिका नियम के अनुसार काम करे, ये पूरे सदन का कर्तव्य है। ये सिर्फ इस तरफ का नहीं, दोनों तरफ का है। यदि अगर सरकार को आईना दिखाया जाएगा तो सरकार के लिए बहुत लाभकारी होगा। और मेरे कहने का मतलब यह है कि सदन के अंदर जो हम कार्यवाही करते हैं उसका असर प्रांत में नहीं, प्रांत के बाहर भी पड़ता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि संविधान सभा में कार्यवाही कैसे हुई। करीब 3 साल तक संविधान सभा चली, कई सत्र हुए, उनके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां थी, जटिल विषय थे,
एक मन बनाना मुश्किल था। उन लोगों ने विवेकपूर्ण तरीके से जो काम किया वो आपका आदर्श होना चाहिए। 3 साल के काल में एक बार भी व्यवधान नहीं हुआ, एक बार भी कोई प्ले कार्ड नहीं दिखा, एक बार भी कोई वेल में नहीं आया। और संकेत साफ है, सरकार सत्ता में है, पर सदन को चलाना और राज्य को दिशा देना पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेवारी है। पक्ष सुझाव दे सकता है, कार्यान्वित कर सकता है, पर प्रतिपक्ष जो सुझाव दे उन पर ज्यादा गहराई से चिंतन किया जाए, ये मेरा मानना है। आज का परिदृश्य चिंता और चिंतन का है। आज बाहर जाकर पता लगा लीजिए, विधायिका का आचरण देखकर लोग हतप्रभ हैं, लोग चिंतित हैं। अनुकरणीय आदर्शवादी आचरण जिनका होना चाहिए, उनका आचरण जनता की नजर में कई बार ठीक विपरीत है। प्रभावी बात तभी कही जा सकती है, प्रभावी बात इतिहास में तभी अंकित हो सकती है जब वो सदन के पटल पर कही जाए और इतिहास में जड़ी जाती है। व्यवधान करने की लाइफ, शेल्फ लाइफ अखबार की कल की सुर्खियां हो सकती हैं, 1 सप्ताह तक असर डाल सकती हैं, उनका प्रभाव ज्यादा दिन तक नहीं रहता है। पर आप बहुत बड़ा सुअवसर खो देते हो जब सदन चलता नहीं है। सदन न चलने में सबसे ज्यादा प्रसन्नता किसी को यदि होती है तो सरकार को होती है। आप सरकार से प्रश्न नहीं पूछ सकते, सरकार को कटघरे में नहीं रख सकते, और नुकसान भी सरकार का ही होता है, क्योंकि सरकार आपकी योग्यता का फायदा नहीं ले पाती है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत हमारी डेमोक्रेसी है। भारत को देखिए दुनिया की नजर में, वी आर होम टू 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी। हमारी डेमोक्रेसी सबसे पुरानी है, सबसे प्रभावी है। यहां सत्ता परिवर्तन के अंदर कुछ नहीं होता। यह एक तरीका है जो तय कर देता है, अन्य जगह ऐसा नहीं है। दुनिया के विकसित देशों में ऐसा नहीं है। जो देश अपने आप को सबसे ज्यादा विकसित मानता है, वहां भी सत्ता परिवर्तन आसानी से नहीं होता है, अपने यहां होता है। दुनिया के लिए भारत प्रजातंत्र की दृष्टि से आदर्शवादी है, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक विरासत 5000 साल की है, किसी और देश की नहीं है। और दूसरी जो हमारी मजबूती है वो हमारी कार्यपालिका है। हमारे अधिकारीगण किस वजह से वहां पहुंचते हैं? वो दुनिया का सबसे मुश्किल परीक्षा पास करते हैं। उनका चयन प्रक्रिया, उनका प्रशिक्षण उनको मजबूती देता है। वो किसी भी काम को हासिल करने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। और भारत की कार्यपालिका ने दुनिया में दिखा दिया कि यदि अगर कार्यपालिका को सही नीति दी जाती है तो नतीजे आश्चर्यजनक होते हैं। भारत ने देखा है। यही कारण है कि आज के दिन हर घर में आपको चूल्हे के बजाय गैस कनेक्शन दिखेगा। लोगों को आशा बनी हुई है कि मेरे घर में मिलों चलकर मटके पर पानी नहीं आएगा, मेरे घर में नल होगा, मेरे घर में शौचालय होगा, पढ़ाई मेरे नजदीक मिलेगी, महिलाओं की उन्नति होगी। और यह किसी राजनीतिक मुद्दा के विषय से नहीं है, यह पूरे देश की प्रगति का वजह है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपके मन में क्या बात कभी नहीं आती है? हम विकास को
राजनीतिक चश्मे से नहीं देख सकते। और ये कहना कि किस कालखंड में क्या हुआ है, तो भारत ने आजादी के बाद संकटमय स्थिति के अंदर प्रगति की है। कुछ कालखंड में प्रगति ज्यादा है, कुछ कालखंड में संकट ज्यादा रहा होगा, पर आज का भारत जिस स्तर पर है, आप सब पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। आपको दिशा देनी पड़ेगी। एक छोटी सी बात ले लीजिए, सोशल मीडिया। किसी भी सदस्य के बारे में सोशल मीडिया में एक ऐसी भ्रांति फैलाई जा सकती है जो एक बड़ी आग का रूप ले लेगी। इस सदन को तय करना है कि इस प्रकार की व्यवस्था का पर अंकुश कैसे लगाएं, सार्थकता से हमारा जीवन चलता रहे, हमारे चरित्र हनन की प्रयास न हो, कैसे रोकें। सदन का मुख्य काम है विधायी निर्माण में योगदान देना। मुझे बड़ी पीड़ा होती है, और विशेषकर पीड़ा मुझे होती है उस वर्ग से जिस वर्ग से मैं आता हूं, वकालत के पेशे से। भारतीय संसद ने हाल ही में अंग्रेजों के कानून को छोड़कर 3 कानूनों का निर्माण किया। राज्यसभा में देश के सर्वश्रेष्ठ अधिवक्ता सांसद हैं, एक ने भी परिचर्चा में भाग नहीं लिया। व्यक्तिगत रूप से मैंने उनको कहा है, ये पीड़ा का विषय है। जो लोग राय दे सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं, बता सकते हैं ये बदलाव होना चाहिए, वो नहीं कर पाए। एक भी उनमें निलंबित नहीं था। सदस्य को निलंबन करना सबसे बड़ी पीड़ा का कारण है। बहुत गहराई से सोचते हैं, कक्ष में चर्चा करते हैं, उनसे विचार विमर्श करते हैं, उनके साथ भोजन करते हैं, और यही बात है कि वो कोई ऐसा भाव नहीं रखते, खासतौर मेरे लिए, कि आपने गलत किया। वो कहते हैं कि हम सीमाओं में बंधे हुए हैं, और मैं समझता हूं ये सीमाएं सदस्य राजनीतिक दल के आदेश को मानने के लिए विवश है। ये एक हकीकत है, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। पर राजनीतिक दलों से भी मैं आग्रह करूंगा, सदस्यगण अपनी प्रतिभा को तभी दिखा पाएंगे, सार्थक बना पाएंगे, जब अनेक विषयों पर आप उनको पूरी बात कहने का मौका दें। हो सकता है कुछ राजनीतिक मुद्दे जिन पर राजनीतिक दलों का नियंत्रण होना चाहिए, वो राजनीति कैसे करते हैं यह विषय आसन का नहीं है। पक्ष विपक्ष का आपस में हो सकता है। आसन पर संदेह करना मैं समझता हूं कभी ठीक नहीं रहेगा। आसन पर बैठने वाला व्यक्ति दोनों तरफ देखता है। हल्की फुल्की बातें इतनी हो जाती हैं कि हमें उनको दिल पर नहीं लेना चाहिए। जब मैं राज्यसभा का सभापति बन गया था, तो उससे पहले वेंकैया नायडू जी के पक्ष में खड़गे जी ने एक बात कही कि बहुत अच्छे रहे आप, और मेरे बारे में कहा कि आने वाला मौसम कैसा रहेगा, कितना सताएगा पता नहीं। ये बात उन्होंने एक भावना से कही थी, उसका मैं 2 अर्थ ले सकता हूं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। किसी बात को पकड़कर, किसी बात को लंबी खींचकर ठीक नहीं है। मेरे बारे में भी राजस्थान में टिप्पणी हुई है, मैं उनको व्यवहारिक मानता हूं। उनकी गांठ बांध लूं और कटाक्ष करूं ठीक नहीं है। पर एक बात अवश्य है कि हर सदस्य का आचरण अनुकरणीय होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए। आपका नाम इतिहास में रचित है। आपके आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि अमृत काल में राजस्थान विधानसभा ने जो कार्य किया, जो 2047 में भारत का रूप होगा, उसकी नींव डाली, उसके हम सदस्य थे। आपको बताना पड़ेगा भावी पीढ़ियों को कि हमने विधानसभा के पटल पर, विधानसभा के कक्ष में
क्या योगदान दिया, कौन सा ऐसा विचार हमने रखा जो उस समय तो समझ में लोगों के नहीं आया, पर 10 साल बाद में आया। इस सुअवसर को आप कभी मत गंवाइए। क्रिएट हिस्ट्री। मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो बातें कही उन पर आपको खास ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, आपको पहले भारतीय, अंतिम भारतीय और सिर्फ भारतीय होना चाहिए। भारतीयता हमारी पहचान है, भारतीय होना हमारा गर्व है। कोई ऐसे भारत ने काम नहीं किया है कि विश्व में हम सर ऊंचा न उठाएं। और जब दुनिया के लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, और वो लोग प्रशंसा कर रहे हैं जिन्होंने पहले कभी नहीं किया, इसका मतलब यह नहीं कि पहले भारत प्रगति के पथ पर नहीं था। हम जहां से शुरू हुए अंग्रेजों की गुलामी के बाद, उठने में समय लगता है, स्पीड पकड़ने में समय लगता है, पर आज का भारत स्पीड पकड़ चुका है। चंद्रयान 3 संकेत देता है कि भारत ने इतनी प्रगति की है कि चांद के उस भाग पर, जिस भाग पर आज तक दुनिया का कोई देश नहीं जा पाया, चंद्रयान 3 पहुंचा। भारत दुनिया का पहला देश बना है जिसने चंद्रयान के ऊपर तिरंगा पॉइंट बना दिया, शिव शक्ति पॉइंट बना दिया। ये हम सबके लिए हर्ष का विषय है, और ये सबकी मेहनत की वजह से है। किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, नेता हो, प्रतिपक्ष में हो, सत्ता पक्ष में हो, सब ने इस हवन के अंदर अपनी आहुति दी है। ये हमें सोचना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने एक चेतना भी की। पहली बात आग्रह किया कि हर हालत में आप भारतीय रहिए। चेतना दी उन्होंने, मैं कोट कर रहा हूं, जब तक हम संसद में, विधायिका में अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं करते और लोगों के कल्याण और अच्छे का ध्यान रखने का काम नहीं उठाते, मेरे मन में जरा भी संदेह नहीं है कि संसद का जनता द्वारा भारी तिरस्कार के साथ व्यवहार किया जाएगा। अनकोट। जितने आंदोलन होते हैं, लोग सड़क पर आते हैं, उसका एक कारण है कि जो लोग सड़क पर चर्चा करते हैं वो चर्चा सदन में नहीं हो रही है। यदि अगर सदन में चर्चा होगी तो वो व्यापक संदेश जाएगा। संविधान सभा जब बनी थी उसमें सदस्य पर थे, पर आज का सदन हर समाज के वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। आपके यहां चर्चा का मतलब है पूरे देश और राष्ट्र को संदेश जाएगा। तो ये चेतना और आग्रह के बाद डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक चिंता व्यक्त की, गंभीर चिंता व्यक्त की, और मेरा आपसे पुरजोर आग्रह रहेगा, आप इस पर चिंतन कीजिए। और उन्होंने कहा, आई कोट, ऐसा नहीं है कि भारत कभी स्वतंत्र देश नहीं था। मतलब अंग्रेज आए, पहले और भी लोग आए, पर कभी वो कालखंड था कि हम स्वतंत्र थे। तो ऐसा नहीं कि भारत कभी स्वतंत्र देश नहीं था। मुद्दा यह है कि एक बार उसने अपनी स्वतंत्रता खो दी थी। अब चिंता क्या है उनकी, क्या हुआ इसे दोबारा खो देगी। मुझे सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि न केवल भारत ने पहले एक बार अपनी आजादी खोई है, बल्कि उसने इसे अपने ही कुछ लोगों की बेवफाई और विश्वासघात से खो दिया है। क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? ये उन्होंने बहुत बड़ी चिंता व्यक्त की है। मेरा आपसे आग्रह होगा, हर भारतीय राष्ट्रवाद में विश्वास करता है, हर भारतीय की निष्ठा 100% है, पर कुछ लोग जो भ्रमित हैं वो किधर से भी आ सकते हैं। उनकी विचारधारा को कुंठित करना इस विधानसभा का बहुत बड़ा दायित्व है, और एक मत से विधानसभा उनको कुंठित कर सकती है ताकि भारत की प्रगति में किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं आए।
मैं संविधान के बारे में कुछ बताना चाहूंगा, क्योंकि संविधान में आपको हर बात का जवाब मिलेगा, जिस तरीके से गीता दर्शन में मिलता है। पहली बैठक दिसंबर 9, 1946 को हुई, तब 207 सदस्य थे। 2 साल 11 महीने 17 दिन ये चली, 11 सत्र हुए 165 दिन के। बहुत योगदान किया गया, पर इतिहास में झांकेंगे तो संख्या पहले कहां से आई। संविधान सभा के सदस्य सीधे रूप से निर्वाचित नहीं थे, कोई सीधा चुनाव जीतकर नहीं आया जैसे आप लोग आए थे। वो इनडायरेक्ट इलेक्शन था, और ऐसी संख्या 292 थी। 93 लोग वो थे जो राजा महाराजों के प्रतिनिधि बने थे, और 4 वो थे जिनमें एक राजस्थान अजमेर के थे, जिनको हम कहते हैं चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। मुकुट बिहारी लाल भार्गव यहां से थे। उन सदस्यों के यदि नाम देखेंगे तो राजस्थान के मुख्यमंत्री उनमें से बने हैं। केंद्र के अंदर सबसे पहले कैबिनेट मंत्री बने हैं। उनका क्या योगदान रहा, आपको बहुत तरीके से ध्यान देना चाहिए। एक बार जब आप पढ़ेंगे तो मेरे मन में कोई शंका नहीं है, आप प्रेरित होंगे। आपका योगदान गुणात्मक होगा, जनता को सही संदेश देने वाला होगा। संविधान की जो मूल प्रति है अंग्रेजी और हिंदी में, जो हस्तलिखित है, उसको यदि आप देखेंगे, जिसके लिए मैं आप सबको आमंत्रण देता हूं, मैं माननीय अध्यक्ष जी को कहूंगा कि राजस्थान विधानसभा का हर सदस्य, चाहे पहली बार निर्वाचित हो चाहे पहले से निर्वाचित रहा हो, मेरे आमंत्रण पर नए संसद भवन में मेरा आतिथ्य स्वीकार करें, और जितनी व्यवस्था हम कर पाएंगे, जितनी जानकारी आपको दे पाएंगे वहां, वो आपके लिए लाभकारी होगी। मैं हर सदस्य को यह भी निमंत्रण देता हूं कि वो अपने परिवार सहित आए। उसका विशेष कारण यह है कि भारतीय संसद का जो नया भवन है, देखने से ही आपको पता लगेगा कि कोविड के बावजूद 2.5 साल में कोई भवन नहीं बना है। भवन के अंदर बहुत कुछ हुआ है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। इसके साथ भारत मंडपम एक ऐसा है जहां भारत ने अपनी संस्कृति को दुनिया को दिखाया, G20 में। उसके भी दर्शन आप करेंगे, ये मेरे निमंत्रण का हिस्सा है। माननीय अध्यक्ष जी से मैं खास तौर से आग्रह करूंगा कि अध्यक्ष जी, एक तरीके से सभी की व्यवस्था करो, अलग अलग समय आ सकते हैं। और राजस्थान की जो भूमि है वो निश्चित रूप से ये संकेत देती है कि आतिथ्य में किसी प्रकार की कमी नहीं हो। अंत में मैं एक बात कहूंगा, भारत के संविधान को लोगों ने पढ़ा है, पर जो भारत का संविधान उपलब्ध है वो पूर्ण नहीं है। भारत के संविधान में चलचित्र हैं। मेरा आग्रह रहेगा कि राजस्थान विधानसभा भारत के उस संविधान के प्रति हर सांसद को उपलब्ध कराए, हर संसद सदस्य को उपलब्ध कराए। तब आपको पता लगेगा कि संविधान में जो चित्र हैं, वो संविधान निर्माताओं ने हमारी 5000 साल की सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाई है। सारनाथ के अशोक स्तंभ का अशोक चिन्ह चित्र है। संविधान के पहले भाग में सिंधु घाटी सभ्यता के चर्चित प्रतीक जेबू बैल है। भाग 2 में वैदिक काल का गुरुकुल है, और भाग 3 जो सबसे महत्वपूर्ण है, मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है, आम नागरिक के हितों से जुड़ा हुआ है, आम नागरिक को प्रजातांत्रिक व्यवस्था की महक दिलाता है, जो प्रजातांत्रिक मूल्यों को प्रखर करता है। उसके उस भाग के चित्र में श्री राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान से अयोध्या लौट रहे हैं।
संविधान का जो चौथा भाग है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि हमारा राज्य कैसा हो। उसमें जो चित्र है वो कुरुक्षेत्र का चित्र है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। ये संविधान का भाग है जो अक्सर किताबों से दूर क्यों रह जाता है, मेरे समझ में नहीं आता है। अन्य भाग देखेंगे आप, गौतम बुद्ध, 14वें जैन तीर्थकर महावीर, सम्राट अशोक, हनुमान, हमारी जाति को तो हनुमान जी से ज्यादा जोड़ा जाता है, वो भी वहां पर हैं। राजा विक्रमादित्य, छत्रपति शिवाजी, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी, महान अकबर, गांधी जी, नेताजी सुभाष, रानी झांसी, सब वो चित्र में है। उनका जब आप सिलसिलेवार से देखोगे तो आपका मन करेगा कि उनका स्थान वह कैसे आया। संविधान सभा के सदस्यों ने कितना ध्यान दिया। भारत के संविधान को पढ़ने वाले को अंदाजा लग जाएगा और आपको 5000 साल की संस्कृति का निचोड़ उन चित्रों में मिल जाएगा। मेरा आपसे यह आग्रह है कि यह मौका आपको सिर्फ राज्य को दिशा देने का नहीं है, देश को दिशा देने का है। आपकी कमेटियां जो हैं, समितियां हैं, उन समितियों को यदि आप गहराई से देखेंगे, दूरगामी परिणाम होंगे। मैं बात को खत्म करते हुए अंत में एक अनुरोध करूंगा। यह समस्या मेरे पास बहुत आई है राज्यसभा के सभापति की हैसियत से। अनुभवी सांसद अधिकारियों के बारे में शिकायत करते हैं। मैंने इसका गहन अध्ययन किया है और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हो सकता है कोई बहुत विशेष परिस्थिति हो कि किसी माननीय सदस्य को अधिकारी के बारे में कुछ कहने का मौका मिले, पर अधिकारी सत्ता पक्ष के अंग नहीं है, वो आपके भी अंग है। सत्ता पक्ष के सांसद सदस्य भी शिकायत करते रहे मेरे को, दोनों तरफ के। मैं बुलाकर उनसे विचार करता हूं, समझाता हूं कि अधिकारी से काम लेना, अधिकारी का उत्तरदायित्व है कि वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में प्रतिनिधि को पूरा सम्मान दे, पर दोनों तरफ अहंकार नहीं होना चाहिए। अधिकारियों से संपूर्ण विश्वास प्राप्त करना भी जनप्रतिनिधि का काम है। जनप्रतिनिधि और अधिकारी दोनों साथ में चलें, प्रगति का रास्ता प्रशस्त होगा। आपके पास अधिकार हैं, कहीं कोई बात हो तो बातचीत का माध्यम सबसे पहले होना चाहिए। यही मैं सदन के लिए कहता रहा हूं। हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सिद्धांत क्या है? डायलॉग, डिबेट, डिस्कशन, डेलिब्रेशन। हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था का सिद्धांत डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रप्शन नहीं हो सकता। इसी तरीके से विधायिका का जो संबंध कार्यपालिका से है वो भी सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। मुझे आपने मौका दिया, सदा याद रखूंगा। मेरे निमंत्रण को गंभीरता से लीजिए, समय अवधि में पालन कीजिए। जब भी प्रतिपक्ष के नेता का निर्वाचन हो जाएगा, मैं स्वयं उनसे बात करूंगा और उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मेरे निमंत्रण को आप सब तक पहुंचा दें। अध्यक्ष महोदय जी सब तक पहुंचा देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी सब तक पहुंचा देंगे, क्योंकि ये मुख्यमंत्री सत्ता पक्ष के नहीं है, विपक्ष के नहीं है, पूरे प्रदेश के हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमयी हो और देश की प्रगति में आपका निरंतर सहयोग होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, बहुत बहुत आभार। आपके आत्मीय, स्नेहल और ज्ञानवर्धक उद्बोधन से हम लाभान्वित हुए।
आपका पुनः आभार। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के सानिध्य व आशीर्वचनों से प्रारंभ हुआ नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों के उपयोगार्थ आज का प्रबोधन कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा, लेकिन माननीय उपराष्ट्रपति महोदय हमसे विदा ले रहे हैं। आज के समारोह की मधुर स्मृतियां आपके हृदय में चिरस्थायी रहें, इस हेतु हम आपको स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष विधानसभा श्री वासुदेव देवनानी जी से निवेदन है कि कृपया माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को आप यह स्मृति चिन्ह प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। अब समय आभार व्यक्त करने का है। माननीय सरकारी मुख्य सचेतक महोदय श्री जोगेश्वर गर्ग जी से निवेदन है कि आप सभी का आभार व्यक्त करें। माननीय श्री जोगेश्वर जी गर्ग। भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ साहब, अध्यक्ष विधानसभा माननीय वासुदेव देवनानी साहब, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल शर्मा साहब, उपस्थित सांसदगण, विधायकगण, पूर्व सांसदगण, पूर्व विधायकगण, अधिकारीगण, सौभाग्य है हमारा भारत के उपराष्ट्रपति हमारे बीच में पधारे हैं, और विशेष सौभाग्य इसलिए कि वो हमारे अपने हैं। कभी वो हमारे इसी सदन के सदस्य रहे हैं, और आपका अनुभव बहुत दीर्घ है क्योंकि आप तीनों सदनों के सदस्य हैं, विधानसभा भी, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। तीनों का अनुभव आपको प्राप्त है, राज्यपाल का अनुभव भी आपको प्राप्त है, और इसलिए इस लोकतांत्रिक परंपरा में विधायकों को कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, उस बारे में आपने बहुत ही रोचक तरीके से और आत्मीय तरीके से सारगर्भित उद्बोधन हमको दिया है। उसके लिए हम आपके आभारी हैं। निश्चित रूप से न केवल नवनिर्वाचित विधायकों के लिए, बाकी पुराने विधायकों के लिए भी आपका मार्गदर्शन उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा मुझे लगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको देखकर राजस्थान की जनता को लगता है कि जैसा महामहिम ने फरमाया, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मुमकिन है। एक आम नागरिक और एक आम कार्यकर्ता कहाँ तक पहुँच सकता है, वो आपने प्रमाणित किया है। आपका अभिनंदन और आपका आभार कि आपने हमको समय दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने ये अवसर हमको प्रदान किया है नवनिर्वाचित विधायकों को कुछ सीखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए। उसके लिए आपका भी आभारी हूँ मैं, और जो माननीय सदस्य यहाँ पधारे हैं उन सबका आभारी हूँ कि उन्होंने समय निकाला है कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए। यह सदन 5 वर्ष तक आपके लिए उपलब्ध है, और इन 5 वर्षों में आप जनता की कितनी सेवा कर पाते हैं, राजस्थान के हितों के मुद्दे कितने उजागर कर पाते हैं, कितने निष्कर्ष तक ले जा पाते हैं, ये आपकी कुशलता योग्यता पर निर्भर करेगा। और वो कुशलता की शुरुआत यहीं से आज इस पहले कार्यक्रम से हो रही है। आप सबका भी आभार कि आप सब यहाँ पधारे, और एक बार फिर मैं सबका आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद करता हूँ इस गौरवपूर्ण, गरिमापूर्ण कार्यक्रम के में उपस्थित रहने के लिए। धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सरकारी मुख्य सचेतक महोदय। आप सभी से अपने अपने स्थान पर राष्ट्रगान हेतु खड़े होने के लिए आग्रह है। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा,
जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय। आप सभी की इस गरिमा में उपस्थिति के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। अब यह उद्घाटन सत्र यहीं संपन्न होता है।